संविधान सभा पे, संविधान सभा और है ठीक। हम्म, तो अच्छा, इसमें हम लोगों ने 3-4 पेज पढ़ लिया था। अब हम आगे संविधान सभा के वाले पेज पे चलते हैं। संविधान की सत्ता हो गया, 1 मिनट। संविधान की सत्ता और कहाँ गया वाला संविधान, हाँ, मौलिक प्रावधान। इसके बाद संविधान, हाँ देखिए यहाँ से संविधान, हमारा संविधान कैसे बना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा पूरा संविधान कैसे बना, ठीक है। और ये संविधान सभा क्या था, सभा क्या होता है, सभा, ये संविधान सभा आखिर था क्या, इसका प्रारूप समझेंगे हम थोड़ा सा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ऐसे समझें कि हमारे यहाँ जैसे चुनाव होता है, ठीक है, ऐसे ही संविधान सभा को बनाने के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या था, आपको हमने कल कहा कि इसका मेन योजना कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। यानी कैबिनेट मिशन यहाँ पे क्या था, अंग्रेज के द्वारा भेजा गया एक कोई इसका 3 ग्रुप का लोग था, उसको भारतीय संविधान के बारे में बताने के लिए कि आपका संविधान कैसा होना चाहिए, उस तरह का वो कमीशन, उसको आयोग बोलते हैं। आयोग का क्या मतलब होता है कि बाहर से कोई लोग आते हैं, ठीक है, और उसका काम क्या होता है कि आपको सजेशन देना कि नहीं आपका ऐसा संविधान बनना चाहिए, इन लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए, ये बातें रहेगी। तो ये बातें कही गई थी, इसलिए इसका योजना जो था कैबिनेट मिशन के आधार पे। अब देखो, अविभाजित भारत, यहाँ पे ये सब कुछ चीजें समझना है यहाँ पे चीजों को। अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 15 अगस्त 1947 को विभाजित संविधान को 1935 के स्थापित सभा के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था, ये हम अब बार बार समझ में आया ना कि कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन पहला बात, तो वहां से अंग्रेज के द्वारा क्लेमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। इसमें 3 सदस्य थे। इससे जिसके ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए अगर आप जहाँ से अगर पढ़ रहे हो, इसमें अगर आप इस किताब में नहीं दिया हुआ है तो लूसेंट में दिया, तो उसको आपको याद कर लेना है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर 3 इम्पोर्टेंट उसके कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। उसको एकदम याद कर लेना है, क्योंकि बड़े एग्जाम में, जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो कैबिनेट 1 मिनट। तो क्या क्या हुआ, कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव किया था। अब जो वो मिशन करने का मतलब हुआ वहाँ का आयोग, जो आयोग जैसे क्या होता है ना कि एक ग्रुप ऑफ 3-4 लोगों का, सीनियर लोगों का ये मेंबर होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये आयोग क्या होता है। ये है ना मिशन का हिंदी होता है आयोग। आयोग का क्या काम होता है कि आयोग में सीनियर लोग होते हैं, काफी शिक्षित लोग होते हैं। उसका काम क्या होता है, किसी किसी भी बात को लेके सजेशन करना, बताना कि नहीं ये जो कैसा होना चाहिए कानून, वो भारत आए और उसमें बताए, ठीक। अब उसमें क्या था बताते हैं, देखिए। और इसको समझना है थोड़ा सा, क्या क्या ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझना होगा। जैसे कि प्रत्येक, वो उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावित किया था, इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियायत और रियायतों के समूह में उनकी संख्या के अनुपात सीटों की बंटवारा होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, और उन्होंने कहा था कि 10 लाख के संख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा जाएगा लगभग। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीट का बंटवारा होगा तो सबसे पहला फॉर्मूला ये होगा कि 10 लाख के सीट पे, मतलब एक, मतलब 10 लाख के जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या मतलब जहाँ लगभग 10 लाख के जनसंख्या पे एक आदमी को हम लोग खड़ा करेंगे, तो वहां से एक आदमी को चुन लेंगे। अब जैसे मेरे गांव में, मेरे एरिया में अगर मधुबनी में 10 लाख है, तो 10 लाख से एक कैंडिडेट वहां होगा जो संविधान में चुना के जाएगा,
और वहाँ पे हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब हमारे क्षेत्र के बारे में बोलेगा, नहीं मेरे क्षेत्र में ये होना चाहिए, ये सब नहीं हो, ये सब होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था उसका कंडीशन। अब है आपका दूसरा, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट, एक मिनट, हाँ, दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन में 292 सदस्य, एक मिनट, 292 सदस्य चुनने थे तथा रियासती सियासत में न्यूनतम 93 सदस्य। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक शासन वाले प्रांत, जिसको हम लोग बोलते थे कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अधिकार के अंतर्गत आता था, तो उसका आपका सिलेक्शन करना था, तो उसको शासन में उन्होंने 292 मेंबर को चुनना था। और देसी रियासतें जहाँ पे राजा लोग रहते थे उस पर 93 सीटों का चयन करना था। आप चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आप प्रत्येक प्रांतों में सीटों की, अब देखिए यहाँ पे एक बात था कि प्रत्येक प्रांतों में, एक मिनट, सीटों की प्रमुख अनुपात मुस्लिम, सिख और सामान्य के अनुसार बटा हुआ था। मतलब क्या हुआ था उसमें, ये ध्यान में रखा गया था कि मुस्लिम, देखो इस बात को इसलिए ध्यान में रखा जाता है क्योंकि उस टाइम में देश का विभाजन होने वाला था। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था मुस्लिम वर्ग का भी नेता हो, सिख का भी हो और अलग जाति का भी इसमें बंटवारा हो, तो उसमें इसलिए इस तरह से बटा हुआ था कि उसमें मुस्लिम लोग भी होना चाहिए, आपको सिख लोगों का भी होना चाहिए, इसके बाद मुसलमान लोगों का भी होना चाहिए, इस तरह से हो गया। देखो इसमें क्या हुआ था, इसके अलावा ये नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को अपनी प्रतिनिधि को चुना उसके सम अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्वेश्चन ये समझना है, ये क्या चाहिए थोड़ा सा, सम अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता है कि सम अनुपातिक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब क्या होता है कि हमने कहा ना कि 1 लाख पे एक आदमी का अनुपात होगा, 1 लाख पे एक आदमी का अनुपात होगा, तो इसी को सम अनुपातिक कहते हैं प्रतिनिधित्व। मतलब एक हम अनुपात फिक्स कर लिए कि 1 लाख पे एक मेंबर को चुनेंगे। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का क्या मतलब होता है कि एक आदमी का एक मत होगा। जैसे हम लोग वोटिंग देने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरा एक वोट होगा, इसी को बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार उसका वोटिंग हुआ, मतलब एक आदमी का अधिकार होगा कि एक वोट दे। ठीक है, अब देसी रियासतों में प्रतिनिधित्व कुछ, हाँ एक चीज और समझना है यहाँ पे कि देसी रियासतों में कैसे चुनाव हुआ था। तो देसी रियासतों को प्रतिनिधित्व का चुनाव का तरीका उसके परामर्श पे तय किया गया था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि देसी रियासतों में प्रतिनिधित्व का चुनाव का तरीका उसके परामर्श में तय किया गया था। अध्याय के पिछले भाग में इन तरीकों को प्रकाश डाला जो संविधान के देखो इसमें बताते हैं कि अब जैसे देसी रियासतें, जो रियासतें ब्रिटिश के अधीन नहीं था, उसमें जैसे राजा का था, वहां पे जहाँ पे राजा लोग रहते थे, तो वहां पे कैसे चुनाव होगा। तो वहां पे क्या था कि राजा अपना प्रतिनिधित्व, जैसे राजा मेन राजा थे, अगर उसको नहीं जाना हो तो अपना किसी मंत्री को भेज दिए, किसी को चुन के भेज दिए। तो देसी रियासत में प्रतिनिधित्व के चुनाव में उसको क्या करते, अपने प्रतिनिधित्व को भेजते थे। प्रतिनिधित्व मतलब वहां अपना किसी आदमी को भेज दिए, तो उसी को प्रतिनिधित्व को कहने का सेंस है यहाँ पे कि उसके अपना अपना प्रतिनिधित्व को भेज देते थे। डायरेक्ट वो नहीं जाके क्या करते थे, अपना एक प्रतिनिधित्व को चुनाव करके भेज देते थे। तो ये क्या देसी रियासत, मतलब जहाँ पे अंग्रेज का डायरेक्ट शासन नहीं था, जहाँ पे राजा का शासन था, उसको हम लोग देसी रियासत, जिसको हमने कल ही चर्चा कर दिया। ये इम्पोर्टेंट। हाँ अब मेरा क्या काम, हाँ तो इतना आपको कैबिनेट मिशन में समझना था। अब संविधान सभा का स्वरूप के बारे में समझते हैं। ये तो हमने संविधान सभा कैसे बना, अच्छा इसमें कुछ चीज़ों, अच्छा इसमें आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे कि अलग अलग सीटों का कैसे बंटवारा हुआ। अच्छा इसमें आप जैसे देखिए कि 3 जून 1947, ये घटना 3 जून 1947 की योजना के अनुसार कि विभाजन के बाद सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे, और संविधान सभा के वास्तविक सदस्य की संख्या घटकर 299 हो गई।
ये इसमें कन्फ्यूज, इस पे हम लोग चर्चा करें। इसमें 26 नवंबर 1939 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान को अपने हस्ताक्षर किए। ये पॉइंट आप समझिए थोड़ा सा, इसमें 2-3 पॉइंट समझने वाला है। कि सबसे पहला बात आपको समझना है कि 3 जून 1947 को योजना के अनुसार क्या हुआ, भारत का विभाजन हो गया। मतलब भारत, अब देखिए इससे पहले हम जो चीजें पढ़ रहे थे, संविधान, कैबिनेट मिशन, ये सब संयुक्त भारत में था। अब क्या हुआ, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। तो भारत और जो हम सीट, जैसे लुसेंट में जो दिया हुआ है कि शुरू में 389 389 सीट निश्चित किए गए थे और 292 जिसमें ब्रिटिश प्रांत में था और 93 देसी रियासतें में और चीफ कमिश्नर में। तो ये बातें तब लिखा हुआ है। अब लुसेंट के पहले ही ऊपर से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये बातें उस संदर्भ में कहा गया था जब आपका पाकिस्तान और भारत एक साथ था, माना पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो वो सारा सीट हट जाएगा उसमें से, क्योंकि वो तो पाकिस्तान वाला उसमें जोड़ा हुआ था। इसीलिए जब विभाजन खत्म हो जाता है, अब थोड़ा सा समझेंगे कि जब विभाजन खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान के क्षेत्र का जो जितना चुने हुआ है तो वो तो सदस्य नहीं रहेंगे। तो संविधान सभा में अब वास्तविक संख्या कितना, 299 रह गई थी। इसमें क्या था कि 284 सदस्य ही भाग लिए थे। उसमें से 299 में से भी कि प्रांतीय, इसमें प्रांतीय सदस्य 229 थे। उसमें प्रांतीय सदस्य कहने का मतलब हुआ कि जो जो ब्रिटिश के मतलब अंग्रेज के हाथ में जिसका शासन था, और देसी रियासतें की संख्या 70 थी। मतलब आपको 299 में से समझना है, अगर देखिए ऐसे समझिए इसको, इम्पोर्टेंट ये याद कर लेना है आपको, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो 299 में से आपको ये याद रखना है कि 229 मैंने 229 सदस्य थे जो आपको अंग्रेज के अंतर्गत, अंग्रेजी शासन, अंग्रेज अधिकारी जो जगह था वहां से आते थे। और आपका 70 गो सदस्य जो थे वो देसी रियासत थे, मैंने जो राजा वाला जो से चुना के आए थे वो थे। ठीक है, तो ये आपको ये डाटा याद रखना है कि 299 में से 229 और 70 इस तरह से आपको सीट रख, या यही ये क्वेश्चन आता है, अगर कहीं कहीं पूछेगा तो यहीं से आता है कि टोटल कितने सदस्य थे, उसमें से हमारे देसी रियासतें से कितने आते थे और प्रांतीय सदस्य कितने थे, प्रांत के कितने थे, तो 229 और 17। चलिए अब हम इस बात को समझ लिए थोड़ा सा। तो अगर जगह जगह पे लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेन डाटा यही याद करना है कि आपको कि 299 सदस्य थे, जिसमें से 229 आपको अंग्रेज के अधीन वाले थे और 70 आपको देसी रियासत थे। बस बात खत्म, ज्यादा आपको इसमें नहीं समझना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, अब ये हुआ जिसमें से अब देखो एक चीज बात है कि अब चुनाव तो हो गया, लेकिन जिस टाइम में कानून बना होगा तो कोई जरूर नहीं सारे मेंबर लोग होंगे। उस टाइम में 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया और संविधान बन गया। तो ये इसका कहने का मतलब ये क्या है कि लास्ट टाइम में जो लोग थे उसमें से कुछ लोग नहीं रहेंगे, तो 289 सदस्य उसमें उपस्थित थे, उसी के आधार पर संविधान बन गया। ठीक, हाँ तो अब कुछ बातें और समझने के लिए विधायिका और निर्माताओं को प्रशंसा करनी पड़ेगी, न केवल। हाँ ये चीज इसमें और कहा गया, उस टाइम देश आजाद हुआ फिर भी हमारे नेताओं ने मिलकर संविधान बनाया। इसमें कितना इम्पोर्टेंट बात था कि इसी टाइम में बीबीसी का संविधान निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि इतना उस टाइम में इतना अकल्पनीय हिंसा, मतलब इतना ज़्यादा हिंसा था भारत पाकिस्तान के बीच, हजारों मुस्लिम हिंदू लोग कटे, लेकिन फिर भी संविधान बनाना पड़ा हमारे देशवासियों को। फिर भी संविधान बनाना था, भारत पाकिस्तान अलग अलग, तो इस तरह से देखो एक चीज और इसमें कहा गया है कि संविधान का जो बनाया तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे सारे लोग नहीं चुने गए थे, लेकिन ज्यादा प्रतिनिधित्व फिर भी हर तरह से मेंबर के थे, हर वर्ग के लोग थे। यहाँ पे वयस्क मताधिकार के कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग जो चुनते हैं उसमें खास तरह के लोग को ही चुनते हैं, तो वयस्क मताधिकार के हिसाब से चुनाया गया था। फिर भी उसमें क्या था, एक चीज और बार बार दिमाग में आएगा आपको कि 82% माने अधिकतर लोग जो है कांग्रेस 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 के थे। कांग्रेस वहाँ पे इम्पोर्टेंट संस्था थी, तो ज्यादातर लोग वहीं के थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस में ही अधिक अधिक धर्म जाति क्योंकि कांग्रेस काफी पुराना संस्था थी, तो उसमें काफी हर
हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग थे, 82% था, लेकिन काफ़ी उसमें हर धर्म के लोग थे। तो इस तरह से जब संविधान सभा का गठन हुआ, आप सिंपल भाषा में समझिए, संविधान सभा का गठन हुआ, वहाँ उसमें जो लोग चुना के आए थे, तो अलग अलग धर्म जाति, अलग अलग समुदाय को वो प्रस्तुत करते थे। ये नहीं कि अगर हमारा देश हिंदू बहुल है तो सिर्फ हिंदू ही हिंदू, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे संविधान में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के सारे नेताओं, और जो काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे उस टाइम के, जो आज़ादी से हमारे वहाँ से आए हुए थे, हमारे देशभक्ति आंदोलन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि देशभक्ति आंदोलन से आए थे, उन लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। आप देखो, संविधान जो हुआ बना, ठीक है, उसका कुछ काम करने का तरीका होगा, कैसे काम हुआ नहीं हुआ, किन लोगों ने मिलकर काम, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की कामकाज की शैली, कि संविधान सभा कैसे बने। तो संविधान सभा इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व कर रही है। संविधान सभा बनाने की कई बनाए गए प्रक्रिया और सदस्य देखिए। अब देखिए, संविधान में जो काम काज की शैली होगी, शैली मतलब हम कैसे काम करेंगे, इस पर थोड़ा सा समझना है ये, कि संविधान सभा में जो काम जो चल रहा था, समझे, तो अब हर एक पॉइंट पे हमको डिस्कशन करना था कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। संविधान का लोकप्रिय सत्ता का अधिकार था। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये देखिए कि विचार, आप क्या था कि संविधान के विचार विमर्श पर जड़ छुपी मूल्यों को संविधान में लोकप्रिय। आप उन लोगों के दिमाग में ये था कि कैसे ये संविधान बने कि सारे लोग उसको स्वीकार करें, ये नहीं कि कुछ लोग उसको माने कुछ लोग नहीं माने। इस तरह से इनके उनके पास ये भी एक चैलेंज था कि सब पहचान हो या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करें, कि मतलब क्या, किसी एक अपनी पहचान या संविधान में सदस्य सभी सदस्यों को पूरे हित में ध्यान रखा जाए, इन सब बातों पे काफी चर्चा था। तो ये शैली का कहने का मतलब हमारा जो तरीका ऐसा था जिसमें सारे लोग शामिल हो जाए, कि सारे हमारे देशवासी सबके लिए कानून बने, ये नहीं कि हम सिर्फ हिंदू हैं या मुस्लिम उन लोगों के लिए। तो इसलिए जो शैली था, चर्चा थी हमारे संविधान को बनाने समय में, उसमें बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा, जैसे कि ये जैसे मतभेद था, ये मतभेद वास्तव में के आधार पर कि संविधानिक सभा में अनेक मतभेद दी, जैसे कि केंद्रीकृत होनी चाहिए शासन, कि विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों और एक मिनट, इसके अलावा देखो, ये सभा में संवैधानिक, और हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद, जैसे कि कैसे केंद्रीकृत, अभी बताते हैं ये केंद्रीकृत क्या होता है, या विकेंद्रीकृत चाहिए, राज्यों के कैसे बीच कैसे बंटवारा होना चाहिए, न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या संविधान में संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, उन लगभग इन सारे विषयों पे चर्चा होना, तभी तो संविधान बनता। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने काफी बैठ के चर्चा किया कि ये कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, हमारे संविधान का जो स्वरूप है आखिर किस तरह से होना चाहिए। कि उसमें दो तीन बातें समझनी है, जैसे कि केंद्रीकृत, यहाँ केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या काम होना चाहिए उसमें, उसके बाद शक्तियों का विभाजन कैसा होना चाहिए। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये केंद्रीकृत व्यवस्था क्या था। केंद्रीकृत व्यवस्था का करने का मतलब, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ केंद्र में एक सरकार होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा भारत सरकार हो गया, एक राज्य सरकार, जैसे बिहार हो गया, यूपी का हो गया, असम का हो गया, बंगाल का हो गया, तो दो स्तर पर शासन हो गया। लेकिन अभी हमारे यहाँ तीन स्तर पर शासन, वो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो केंद्रीकृत शासन का कहने का क्या अर्थ था कि पूरा का पूरा पावर किसके हाथ में होगा, हमारे मोदी यानी सेंटर के हाथ में होगा, यानी हमारा पूरा का पूरा कानून देश बनाएगा, तो वो केंद्रीकृत शासन होता है। विकेंद्रीकृत शासन का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखिए, आगे हम इसको पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकृत शासन का अर्थ होता है कि हम पावर को क्या किए, बांट दिए, पावर मतलब शक्ति को क्या किए, बांट दिए, और कह दिए कि नहीं, राज्य का ये कुछ और काम होगा, इसके अलावा हम कह दिए कि नहीं, केंद्र का कुछ और काम होगा। मतलब अलग अलग हमने उनका विषय बांट दिया। उसमें हम पढ़ेंगे शक्तियों का विभाजन, जो पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा शक्तियों का विभाजन, उसमें अनुसूची में हमने याद करने के लिए दिया होगा
अनुसूची में जो एक अनुसूची है शक्तियों का विभाजन कैसे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब तो आज इसके अलावा न्यायपालिका की क्या शक्ति होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी लोगों को चर्चा हुआ। इसके अलावा संविधान एक ही प्रावधान ऐसे, और एक चीज़ और यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, ये भी लिखा हुआ है कि संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसी था जो लोग सभी को वाद विवाद का प्रश्न था, वो प्रावधान था प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। मतलब इसका अर्थ समझाते हैं ये क्या है एक्चुअली। ये क्या हुआ कि संविधान में तो हर टॉपिक पर चर्चा हुआ, लेकिन एक मत यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात कहा गया है कि वो संविधान में जितने भी सीनियर मेंबर थे उन्होंने कहा कि संविधान में जो आपका वोटिंग राइट होगा, मतलब वोट देने का जो अधिकार होगा वो सबों का होगा। वो तो स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए। तो उस पर सारे लोग मत थे कि नहीं नहीं इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि न किसी धर्म विशेष का, कि ये नहीं कि सब जाति शिक्षा लिंग लिंग मतलब हिंदू मतलब सॉरी पुरुष स्त्री सारे लोगों को आय के आधार पर ये नहीं भेदभाव करेगा कि अगर कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो वोटिंग दे पाएगा, ऐसा नहीं। सारे आयु को, सारे लोगों को एक निश्चित आयु जैसे 21 वर्ष हमारे संविधान में शुरू में रखा गया था, अभी तो 18 वर्ष है। इसमें अलग अलग बातें हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलग होता है, उपराष्ट्रपति के लिए अलग होता है। तो अभी आप मोटा मोटी ये ध्यान रहे कि वयस्क मोटा मोटी आपका अभी 18 हो जाता है तो आप चुनाव दे सकते हैं, अभी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम 21 वर्ष था जैसे, तो जाति धर्म निश्चित आयु के प्राप्त करने पर आप वोट देने का अधिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से काफी वाद विवाद था हमारे संविधान निर्माताओं के बीच की नहीं क्या होना चाहिए, कुछ कहते थे ये होना चाहिए, कुछ का मानना था ये होना चाहिए। लेकिन इसीलिए जब संविधान बना था आपको समझना होगा कि काफी देर एक एक पॉइंट पे आप पढ़ेंगे तो काफी देर तक सारे वाद विवाद हुआ, चर्चा हुआ, तब जाके जो हमारा संविधान किसी टॉपिक पे काम होता था, नहीं चलो अब इस पर ये फाइनल हो गया। तो इस तरह से संविधान बनाने का कार्य हुआ। तो ये है मोटा मोटी इसमें चर्चा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कार्य विधि क्या थी। ये तो कार्य की शैली हो गई कि कार्य का शैली करने का मतलब हम क्या क्या पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। अब एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है कार्य विधि का क्या शैली था उस टॉपिक, एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए इन कमेटियों का, एक मिनट एक फिर आगे चल गए, हाँ ये कार्य विधि। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखें, हमारा क्या टॉपिक है, कार्य विधि। मतलब ये जो अब ये जो कार्य संपन्न होगा हमारे संविधान के बनाने का, उसका काम कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए संविधान सभा, वही संविधान सभा जो चुनाया गया था, उसमें अलग अलग समितियां बनाई गई। प्रमुख 8 कमेटी थी। कमेटी मैंने समितियां, यहाँ देखिए ये जो 8, ये एक मिनट, इसमें 8 कमेटियां थी, प्रमुख 8 कमेटियां, ठीक है। यही कमेटी हमने आपको याद करने के लिए दिया था कि इसमें सारे कमेटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एकदम याद कर लेना है। जैसे कि संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संघ समिति, मौलिक अधिकार समिति, राष्ट्रध्वज तथा समिति, इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट समितियां थी। आपको, आपका काम क्या है कि समितियां को, इतने समितियां उसको आपको लुसेंट से याद कर लेना एकदम, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि समितियां से क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली आपको संचालन समिति से, प्रारूप समिति से, संघ समिति से, इन सबों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सारा तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम ये 3-4 समितियां एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो 8 प्रमुख समितियां थी। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पे अलग से विवाद इस किताब में अलग से नहीं दिया हुआ है कि किस समिति के कौन अध्यक्ष है, लेकिन आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम में काफ़ी, एक मिनट, फेमस नेता थे। तो जवाहरलाल, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, इसके अलावा देखिए राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इसके बाद अम्बेडकर जी, यही लोग किसी न किसी कमेटी का अध्यक्ष होते। अध्यक्ष कहने का मतलब मेन आदमी हुआ, इसी के अंडर सारा काम होगा। जैसे कि हम पता अभी जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। उसमें प्रारूप समिति तो एकदम आपको याद होना, सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक था आपका प्रारूप समिति। तो इस तरह से आपको समझना है कि कैसे कैसे काम होता है। अब है अब ये देखिए 2-3 बातें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है अब कि ये लोग सारे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी आपस में इन लोगों का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
कि आपस में इनके विचार पर हर बात एक दूसरे का सामना नहीं करते। कांग्रेस तो अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी जी को आलोचक थे कि वो अनुसूचित जाति और उत्थान के पर्याप्त काम करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया और प्रत्येक कमिटी संविधान के कुछ न कुछ प्रावधानों को प्रारूप तैयार किया। मतलब ये आपको समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इतना कठिनाई के बावजूद भी, इतने अलग अलग मत के बावजूद भी सारे लोगों ने पूरे देश के लिए संविधान बनाया। ये नहीं कि अपना हित था कि नहीं चलो हम अपने लिए संविधान बनाए, कि नहीं हम अपना जाति के लिए, धर्म के लिए हम लोग सोचिए, ऐसा कुछ नहीं था। कि संविधान जब बनाएंगे तो सारे उसमें धर्म सब जाति का प्रावधान होगा। यहाँ देखो स्पेशली अम्बेडकर जी थे, तो अम्बेडकर जी का हमेशा दिमाग में रहता था कि नहीं जो है हमारे दलित वर्ग, क्योंकि वो दलित वर्ग से आते थे, तो नीचे जाति जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं SC ST जाति, तो वहां से आते थे। तो अनुसूचित जाति या जनजाति का भी उत्थान के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका इसमें प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। तो फिर भी इन बावजूदों मतभेद के बावजूद भी क्या था, सारे लोगों ने मिलकर हमारा प्यारा भारत का संविधान तैयार किया, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे सुंदर संविधान में से एक माना जाता है। इस तरह से आप देखिए, और इसके अलावा कुछ बातें आप याद कर लेंगे इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, जैसे 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीने के, इसलिए आपको पढ़ेंगे तो पता, 11 महीने की अवधि में संविधान सभा का बैठक 166 दिन का बैठक चला। बैठक मतलब जैसे हर चीज पे हम चर्चा करेंगे कि नहीं किस क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये उस जाति का अधिकार होना चाहिए, इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक पे बार बार चर्चा हुआ, तो 166 दिन लगे उसको पूरे डिस्कशन होने में, और 2 वर्ष 11 महीने अवधि लगे लगभग उसको संविधान को तैयार करने में। तो ये कुछ पॉइंट आपको देखेंगे तो आपको याद करना है। चलिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा समझना है कि जब हमारे संविधान जो बन रहा था, ठीक है, संविधान सभा के जैसे गठन हुआ या संविधान में जो नेताएं, जो मेन लीडर थे, जो नेता थे, वो कहीं नहीं कहीं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने का मतलब हुआ कि वो राष्ट्रीय आंदोलन से आए हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन से आने का मतलब हुआ जैसे नेहरू जी थे या राजेंद्र प्रसाद थे या और भी, या गांधी जी थे, जो भी, हालांकि गांधी जी संविधान सभा में नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह से जो भी नेता थे वो काफी लोकप्रिय नेता थे, यानी कि कोई भी थे कि, तो इसलिए, लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सत्ता के बूते नहीं थे। भारत के संविधान सभा में इतनी विविधतापूर्ण थी, ये समझिए कि भारत के संविधान के सभा में इतनी विविधतापूर्ण थी, समान ढंग से काम नहीं कर सकती, इसके पीछे उन सिद्धांतों को आमतौर पर समझिए संविधान सभा में रखा जाना था। अब देखिए इसमें, हाँ ठीक, अब क्या है हमको हाँ, अरे यार, आप स्वतंत्र, अब ये देखिए इसमें एक लाइन आता है, आपको बस थोड़ा सा समझना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के सहमति बनी, कि मतलब क्या, कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वह स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले हमारे जो नेता आ रहे थे वो कहाँ, बार बार स्वतंत्रता आंदोलन से सारे नेता थे, इसी सारे सारे लोग पहला बात तो उसको जानते थे, और सारे लोग जो है भारत के हित में सोचते थे, और शुरू से ही वो जोड़ते गए, तब तो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। जैसे 1857 का क्रांति हुआ, या बाद का जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, या जो भी आंदोलन हुए, या भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी आंदोलन, उसमें सारे लोग धीरे 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 आपस में जुड़ते चले गए। तो उसी सारे आंदोलन के नेता थे। तो इसी के कारण से क्या हुआ कि सारे नेता का सार्वजनिक पहचान थी, और बुनियादी प्रतिबद्धता थी कि चलो ठीक है, हमको क्या करना है, अपने देश के लिए अच्छा संविधान बनाना है। क्योंकि हमें उससे पहले क्या हो रहा था, अंग्रेज के द्वारा भारत का शोषण हो रहा था, हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, नहीं हमको एक सुंदर सा संविधान, ऐसा मजबूत संविधान बनाना है जिसमें किसी वर्ग का कोई शोषण नहीं हो, अच्छा से अच्छा संविधान बने। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा जो संविधान जो है मेनली स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित था। तो ये पॉइंट आपको समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो बचा हुआ, लास्ट है शायद, संस्थागत व्यवस्थाएं। अब देखिए संविधान तो बना, ये बातें आपको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि
कि संस्थागत ढांचा क्या होना चाहिए। जैसे संविधान बना तो उसमें हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि संविधान जो बना तो उसमें संस्थागत जाए जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित करने की बहुत बार विचार विमर्श हुआ कि ये नहीं कि आपको विधायिका को या कार्यपालिका को, ये आप समझेंगे अभी बाद में, अभी हम जब आप करेंगे ना धीरे धीरे क्लास, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक संस्था को ज़्यादा पावर मिलने से क्या होता है, कि किसी एक को कोई इस तरह से पावर नहीं मिल जाए कि दूसरी संस्था को दबा दे। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि किसी एक वर्ग को या किसी एक संस्था को इतना पावर मिलना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ भी होता है इसमें, एक चीज़ हमारे संविधान में ये भी ध्यान रखा गया है कि अगर आप पढ़ेंगे बाद में कि अगर कार्यपालिका, देखिए अगर विधायिका ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो उसको नियंत्रण के लिए जैसे न्यायपालिका हुआ या कार्यपालिका होती है तो सारे संस्था एक दूसरे को बैलेंस करते हैं कि उसका पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा संविधान बना है। इसके अलावा संसदीय या संघात्मक व्यवस्था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, कि संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है तो डिटेल से धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाए। तो मोटा मोटी ये है कि किस तरह से पावर का शक्ति का विभाजन होना चाहिए, ये भी हमने आपको लगभग चर्चा कर ही दिया, तो वो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है आपको, कोई बात नहीं है। तो मतलब मोटा मोटी ये समझना है कि अलग अलग संस्थाओं के बीच कैसे पावर का मतलब शक्ति का विभाजन होना चाहिए, कोई एक संस्था ज़्यादा पावरफुल या शक्तिशाली नहीं हो जाए। इन बातों का इसमें ध्यान रखा गया था कि चलो ये नहीं कि इसके अलावा लगभग इसमें सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो अच्छा एक चीज़ आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में लास्ट पेज में है तो आपको समझ में आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव के उसमें हम पढ़ेंगे बाद उद्देश्य प्रस्ताव के, क्योंकि जब हम भारत की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि उस प्रस्तावना का महत्वपूर्ण बातें जो है, इम्पोर्टेंट बातें वो जो है उद्देश्य प्रस्ताव में लाया गया था। तो ये बहुत सारे प्रोसेस हुआ धीरे धीरे करके संविधान बनाने की प्रक्रिया में। तो इस तरह से हमारा प्यारा भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। चलिए तो इतना लगभग इसमें सारी चीज़ें हैं। अब आपका क्या काम है, इसको थोड़ा आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और फिर आप समझेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो मोटा मोटी इतना चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए। अब क्या है, अब है क्या, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं आपको 5 मिनट मिलता है सवाल पूछने के लिए। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक? हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ हाँ। हेलो। हम्म हम्म कितना देर पहले आई है ये? हम्म अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा कल, इसका हम कल अपना देख लेंगे। अभी उसको ख़त्म करना है क्लास को, 2 क्लास, एक कल वाला भी है अभी वाला है, उसको ख़त्म करके घर जाना है आज की। अच्छा हाँ, वो चलो वो तो आने वाला मुद्दा बाद में हुआ। ठीक है, तुम पहले से तो क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं समझ में आया, कोई वॉइस का प्रॉब्लम था, कोई डॉट था, वो पूछो 5 मिनट में, चलो। अच्छा, और विकेंद्रीकृत ये नहीं समझ, हाँ और क्या नहीं समझ में, हाँ और हम्म ठीक है, हाँ और और क्या नहीं समझ में? हम्म हम्म ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले केंद्रीकृत व्यवस्था क्या होता है कि हमारे यहाँ और अमेरिका में क्या है ना, जैसे अमेरिका में संविधान अभी जो व्यवस्था चलता है तो केंद्र के स्तर पर अलग और राज्य के स्तर पर अलग। मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसा कानून, कोई ऐसा चीज जो जिसमें सारा का सारा पावर शक्ति किसके पास होगा, केंद्र के पास होगा। केंद्र मतलब सरकार के पास होगा, उसको हम लोग केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। मेन सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे है ना, तो प्रधानमंत्री के पास पूरा का पूरा पावर होगा। यहाँ पे बिहार राज्य
आपको बिहार, यूपी, मतलब राज्य के पास कोई शक्ति नहीं होगा। पूरा का पूरा शक्ति किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ये जैसे मोदी है ना, तो मोदी के पास पूरा पावर होगा। हाँ, उसको इसमें बिहार सरकार या किसी अलग सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं होगा। इसको हम लोग केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है? हम शक्तियों को बांटते हैं। शक्तियों को बांटने का क्या मतलब हुआ कि शक्तियों को अलग अलग स्तर पर दे, जैसे केंद्र का अलग पावर होगा, इसके अलावा राज्य का अलग पावर होगा, इसके अलावा पंचायती राज का अलग पावर होगा। तो हमारे यहाँ जो शक्ति का विभाजन किया गया 3 स्तर पर किया गया है। किस स्तर पे? 3 स्तर पे। जैसे कि हाँ, जैसे शक्ति का विभाजन केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, और इसके अलावा पंचायती राज के स्तर पे। इसलिए हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ जो एक चीज हम क्या बताए थे, इससे पहले लिखाए थे कि हमारे यहाँ जो राज्य का विभाजन है त्रिस्तरीय शासन। क्या स्तरीय है? हमेशा ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ कितना स्तरीय शासन व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन, जिसमें पहला केंद्र के स्तर पे, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया राज्य के स्तर पे, और तीसरा पंचायती राज के स्तर पे। तो 3 स्तरीय यहाँ पे शासन व्यवस्था चलता है। एक चीज हम, हाँ देखो इसमें छठा, हाँ पांचवी, हाँ 7वीं अनुसूची, हाँ 7वीं अनुसूची हम कहे थे ना। देखो ये लूसेंट में अनुसूची में 7वीं अनुसूची में लिखा गया है, जैसे शक्तियों का विभाजन जो बांटा गया है, तो उसमें देखो कैसे, अगर समझना हो थोड़ा कि अलग अलग संस्था कैसे पावर होता है, तो इसको थोड़ा सा समझो, ध्यान से समझो कि हर आदमी को बांट दिया गया है। जैसे केंद्र का कोई काम होगा, जैसे इसमें संघ सूची, इसीलिए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची आया। आप जैसे कुछ संघ सूची में जैसे कि विषय, जैसे हाँ, नहीं नहीं ये नहीं कार्यशैली नहीं, अभी उसमें हम लोग बोले ना कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था का मतलब सिंपली कि कुछ काम केंद्र अपने हाथ में रखेगा, राज्य अपने हाथ में रखेगा, और पंचायती राज अपने हाथ में। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हम दे रहे थे कि जैसे कि देखो हमारे यहाँ जैसे बैंकिंग, सुनो ध्यान से, ये समझ में आएगा। बैंकिंग, जैसे बैंक होता है, बैंक का काम होता है, वो राज्य के अंदर नहीं होता है, वो केंद्र सरकार देखती है। देखो भले ही बैंक हमारे बिहार राज्य में है, लेकिन उसका सारा पावर, उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? सेंटर के हाथ में होता है। हाँ, तो इसको केंद्रीकृत व्यवस्था हुआ। जैसे कि कोई युद्ध हो जाए, बाहर पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए, उसमें बिहार राज्य कुछ करने नहीं जाएगा। वहां पे भारत का वहां का सैनिक जाएगा, वहां पे अपना सैनिक भेजेगा, वहां से मार हो या कुछ भी हो, या विदेशी का कोई मामला होगा उसमें भारत से। इसके अलावा जैसे राज्य सूची में क्या आता है, जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, अपन हमारे यहाँ हाँ पुलिस हो गया, जैसे कि कृषि होगा, कृषि मतलब खेती के संबंध में कोई कानून हो, तो हमारे ये राज्य सरकार देखेगा कि बाहर में पुलिस को कैसे रखना है, उसको कैसे पैसा देना है। तो ब्लॉक सभी तो राज्य के अंतर आता है ना, तो ये तो राज्य का काम है। ब्लॉक में आप क्या क्या, अब देखो उसमें देखो इसमें अलग अलग चीज आप उसका उसमें अब जैसे ब्लॉक में जो बैठता है बीडीओ सीओ, उसका अलग अलग कौन उसका चुनाव करता है, उसका कैसे मतलब उसका सीट कैसे भरता है, उस पर अलग हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप एसडीएम होता है जो आता है, या एसडीओ आता है, या आपको बीडीओ आता है, उसका सिलेक्शन जैसे बिहार राज्य सरकार करती है, तो अलग अलग चीज पर अलग से बात करेंगे। मोटा मोटी अब समझ, जैसे पुलिस हो गया, इसके अलावा पुलिस जैसे देखना हुआ, इसके अलावा कृषि, कृषि मतलब जैसे खेती, ये सब का काम किसका है? ये सब का काम है राज्य सरकार का देखना। माने उसके संबंध वो कानून बनाएगा, अपना क्या करेगा नहीं सरकार, उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, सीधा समझना बात है। उसमें केंद्र सरकार उतना दिमाग नहीं लगाएगा, अपना क्या करना है, जो करना है करो। तो इस तरह से व्यवस्था चलती है हमारी। तो ये हो गया। और संवर्धित सूची ऐसा सूची होता है जिसमें दोनों लोग मिल के काम बनाएंगे, नहीं चलो हम भी हैं ये भी है, दोनों मिल के जैसे काम होता है, इस तरह से हुआ। अब देखो कार्य अवधि, तुम्हारा क्वेश्चन था कार्य अवधि। कार्य अवधि का सिंपली मतलब होता है कि आप जो काम मन हम प्लान किए, कार्यशैली का मतलब हुआ कि क्या क्या सोचे, उसमें क्या क्या बातों को हमने ध्यान रखे। कार्य अवधि का मतलब होता है कि कार्य विधि का मतलब होता है वो जो काम करेंगे उसमें रियली कैसे तरीका होना चाहिए, उसमें कैसा तरीका होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे काम करेंगे, ये होता है तरीका कार्य विधि का। अब जैसे उसमें कमिटियां थी, कमेटियां का मतलब क्या हुआ? अब देखो संविधान बना था 395 आर्टिकल, मतलब सोचो कि इतना मोटा संविधान, इतना मोटा संविधान तो एक आदमी तो बनाएगा नहीं। उसमें क्या हुआ था, कमेटी बांट दिया था कि इसका ये काम है, इस पॉइंट पे वो चर्चा करेगा। 8 कमेटी सब बांट दी, और भी कमेटी, इसमें 8 मेन बताया है, उसमें
लगभग 14-15 कमेटियां थी, इसके अलावा छोटा छोटा कमेटियां थी। तो उसका सबका क्या काम था कि तुम इस बात पे अपना चर्चा करोगे, इस का यहाँ से लाओगे ये कानून, उस पर तुम अपना ड्राफ्ट तैयार करोगे कि नहीं इसमें क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब तुम सिंपल ऐसा समझो कि सपोज हमको घर पे कोई काम है, जैसे शादी का कोई काम है, तो उसमें हम बांट देते हैं तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा रेडियो का अथी काम है, तुम्हारा इसका डीजे का काम है, तुम्हारा काम ये। इसी तरह से संविधान जब बना तो उसमें इस बात का ध्यान में रखा गया कि अलग अलग का काम होगा। इसका किसी का कार्य बनाने का, किसी का संशोधन का काम होगा। तो यही होता है कार्य विधि का मतलब होता है कि हम किसी काम को बांट बांट के करते हैं। ठीक है ना, समझे ना? ठीक है। चलो चलो, ओके। और कुछ है प्रॉब्लम? तो ठीक है। अंजना कहाँ थी? कैसे काम चलेगा? अब क्लास बड़ी रेगुलर होगा, एकदम टाइम पे, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और डेली होमवर्क बनाना पड़ेगा। और देखो, हेलो। हम्म हाँ, अच्छा, आज का होमवर्क है, अब पूरा किताब पढ़ोगे तुम लोग, और इसके क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ोगे, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, अब कल का काम है कि उसमें से कल पूरा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तुम लोग पूछोगे कि क्या क्या चीजें हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि अब दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, कल लास्ट इसके लिए पढ़ाएंगे कि इसमें क्या चीजें जो छूट गया। ठीक है। हाँ, मतलब लास्ट इसमें हम्म तुम्हारा कैसे पढ़ेंगे? तुम्हारा देखो, 2 दिन का वीडियो लेक्चर तुमको लोड करोगे, तुमको मिल जाएगा। समझे? हाँ, मिला उसमें वीडियो लेक्चर। हाँ, तो आज का भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले अंजना का काम क्या होगा कि 2 दिन का वीडियो लेक्चर देखे अच्छे से, और उसमें जो जो पॉइंट नोट करना है उसको लिखें। ठीक है। और कल से ये भी एक काम देंगे कि जो नोट कर रहे हो वो हमको भेजना है, हम लोग देखेंगे क्या तुम लोग नोट कर रहे हो कि नहीं। जो समझ में आ रहा है, कितना चीज़ समझ में आ रहा है, उसको नोट करके लिख। हाँ, व्हाट्सएप, हालांकि अभी व्हाट्सएप पे भेजो, हम टेलीग्राम बताएंगे कि टेलीग्राम लोड करके टेलीग्राम पे बनाएं, क्योंकि ज़्यादा आदमी व्हाट्सएप पर नहीं हम लोग कनेक्ट हो सकते टेलीग्राम से। नहीं, तत्काल व्हाट्सएप पे भेजो, बाद में बताएंगे टेलीग्राम का क्या है। तो और हाँ देखो, ध्यान से समझो हम क्या करें। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और लुसेंट को भी साथ साथ पढ़ना है। मेन लुसेंट को बार बार पढ़ना है, क्योंकि लुसेंट में मेन मेन बातें लिखी हुई है जो हमको एकदम याद करना है। समझो, 2 बात समझो। लुसेंट में वो बातें लिखी है जो एकदम याद रहना ही रहना चाहिए। और किताब है समझने के लिए, तो किताब को बार बार पढ़ना है, 2-3 बार, तब समझ में आएगा कि नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। ये काम है, 2 काम हमेशा कर। कल का होमवर्क हुआ, पूरे किताब को पढ़ना है, और जो जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछना है कल। एक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, लास्ट दिन कल देंगे, इसके बाद ये इसका चैप्टर पूरा क्लोज। और फिर कल के बाद बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ओके। हम्म क्या पिछला वाला क्या था होमवर्क? अच्छा ठीक है, उसको पढ़ ले। हाँ, उसको पढ़ लेना। उस वही तो आज भी होमवर्क है, आज पूरा किताब है, बस एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। और संविधान सभा को फिर से पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा अभी संविधान सभा को। संविधान सभा को बुक से भी पढ़ सकते हो, और लुसेंट से विशेष रूप से पढ़ना। लुसेंट में कुछ ज्यादा दे दिया, मतलब वहाँ कन्फ्यूजन होगा मेंबर का, तो मेंबर का हमने क्लियर कर दिया है कि जो लास्ट मेंबर का वही याद रखना है कि 299 को मेंबर थे, उसमें 229 थे सदस्य थे, प्रांतीय सदस्य थे, और 70 को देसी रियासत। तो उसमें काम का इतना ही है, बाकी तो शुरू में इतना अनुमानित किया गया यहाँ, वो सब हमको याद नहीं करना है, बस लास्ट वाला जो हम लिखा है वो याद रखना है। तो इस तरह से लुसेंट को भी पढ़ना है। चलो ठीक है, ओके, रखते हैं। हम्म।